नमस्कार। हिंदी और अनुवाद इस विषय पर जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे अनुवादक के गुण और उसकी योग्यताएं। इस विषय पर हम जानते हैं कि अनुवाद एक तकनीकी अनुशासन है। अनुवाद एक साधना सापेक्ष कार्य है जिसके लिए परकाया प्रवेश की साधना से अनुवादक को गुजरना होता है। अनुवाद मौलिक सृजन की तरह सृजन धर्मी भले ही ना हो, लेकिन यदि अनुवादक अधिकारी है, योग्य है, तो वह सृजनात्मकता अनुवादक बनकर अनुवाद के अंतर्गत भी पैदा कर सकता है। यानी किसी भी अनुवादक के पास स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा इसका ज्ञान तो अपेक्षित आवश्यक होता ही है, किंतु अनुवाद की समस्त स्थितियों का, आयामों का, चुनौतियों का, इसका बोध भी उसके पास अवश्य होता है। हम जानते हैं कि देखने में भले ही अनुवाद एक सहज सरल कार्य प्रतीत होता हो, ऐसा लगता है कि एक भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा में अंतरित करना यही अनुवाद है, लेकिन यह कहने में जितना सहज और सरल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि भाषाई प्रकृति की भिन्नता, स्रोत भाषा की और लक्ष्य भाषा की प्रकृति में अंतर होता है। दोनों की व्याकरणिक व्यवस्था में भी अंतर होता है। दोनों की वस्तु और अभिव्यक्ति की पद्धति, इनमें भी अंतर होता है। और दोनों के ग्राहक तो अंतर होते ही हैं। स्रोत भाषा का ग्राहक और लक्ष्य भाषा का ग्राहक, ये दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए अनुवादक को अनुवाद करते हुए बहुत सी महत्वपूर्ण बातों का, बिंदुओं का ध्यान रखना होता है और उसे सामग्री के अनुकूल अनुवादक की गुणवत्ता को आत्मसात भी करना होता है। इसलिए मीडिया का अनुवाद, साहित्य का अनुवाद, विज्ञान का अनुवाद, तकनीक का अनुवाद, प्रौद्योगिकी का अनुवाद या इसी प्रकार दूसरे अन्य अनुशासनों, क्षेत्रों की सामग्री के अनुवाद के संदर्भ में हम इस बात को देख सकते हैं। अनुवादक यदि योग्य है, गुणवान है, साधक है, तो निश्चित रूप से अनुवाद अच्छा होगा, सार्थक होगा, आदर्श होगा। अन्यथा अनुवाद पर और पूरे अनुवाद समुदाय पर जो परंपरा से प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, जो दोषारोपण होता रहा है, वह दोष उसमें फिर पैदा होंगे। इसलिए अनुवादक से जो अपेक्षाएं होती हैं, अनुवादक के जो गुण होते हैं, वही अनुवाद को सार्थकता प्रदान करते हैं। और यही कारण है कि यदि अनुवादक योग्य ना हो, अधिकारी ना हो, पात्र ना हो, तो फिर वह अपना दोष अनुवाद विधा पर या भाषा पर या अनुशासन पर आरोपित करता है। हम उक्ति और सूक्ति के माध्यम से कहते ही हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो अगर अनुवादक योग्य है, अधिकारी है, तो वह किसी भी प्रकार के, किसी भी अनुशासन के अनुवाद की क्रिया से जब जुड़ता है तो उसे एक चुनौती समझकर उसका निदान करता है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है, स्मरणीय है कि अनुवाद कर्म अनुवादक के अपने लिए नहीं होता। वह तो दोनों भाषाएं जानता है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। उसे तो अनुवाद करने की आवश्यकता भी नहीं होती। इसलिए वह अनुवाद यदि करता है
तो वो जनहित के लिए करता है, वह लोकहित के लिए करता है, सर्वहित के लिए करता है। और आज के बाजारवादी युग में, व्यावसायिकता से भरे हुए युग में अनुवादक के सामने ये दोनों विकल्प खुले हैं। तुलसीदास ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित के लिए काम करना या जन सामान्य के हितार्थ कार्य करना, इससे बड़ा कोई सुख संसार में नहीं है, कोई धर्म इससे बड़ा नहीं है। अनुवादक भी जनहित और लोकहित का कार्य तो करता ही है, क्योंकि वह उसके लिए अनुवाद करता है जिसे स्रोत भाषा की जानकारी नहीं है। वह उसकी भाषा में अनुवाद करता है जो स्रोत भाषा के मर्म को जान नहीं सकता। इसलिए लक्ष्य भाषा के पाठक को, यानी लक्ष्य भाषा के अपने ग्राहक को ध्यान में रखकर वह अनुवाद करता है और उसे बोधगम्य, सहज, सरल बनाने का प्रयत्न भी करता है। किंतु प्रकारांतर से आज की बाजारवादी संस्कृति और दुनिया में अगर अनुवादक दक्ष है, सक्षम है और अच्छे अनुवाद के कारण अपनी छवि, अपनी पहचान को रेखांकित करता है, तो निश्चित रूप से उससे उस अनुवादक का भी हित होता है। तो स्वहित और परहित दोनों हितों को ध्यान में रखकर अनुवादक कार्य करता है। एक तरफ यदि संपर्क बनाने, संवाद स्थापित करने, संवाद शून्यता को तोड़ने और संवेदनशीलता से जोड़ने का कार्य अनुवाद है, तो दूसरी तरफ यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति, इन सब का साधन भी अनुवाद है। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को जैसे साहित्य का, काव्य का प्रयोजन कहा गया, ऐसे ही अनुवाद का भी प्रयोजन अगर हम देखें तो उसमें ये चतुष्पुरुषार्थ हमें उपलब्ध और उपस्थित दिखाई देता है। और ये विश्व, यह संसार जो तमाम विद्युतीय उपकरणों से संपन्न हो रहा है, सूचना और संचार क्रांति और प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता बन रहा है, उसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह दूर दराज में बैठे हुए अपने परिचित से, परिकर से, परिवार से, मित्रों से तात्कालिक क्षणिक संवाद तो कर रहा है, लेकिन अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द के लोगों से उसका संवाद टूट रहा है। यानी ये जो संवादात्मकता है, ये संवेदना शून्य संवादात्मकता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। तो भाव के स्तर पर, हृदय के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर जोड़ने का काम भी अनुवाद करता है। अगर हम अनुदित साहित्यिक रचना का आस्वाद लें, वो कविता हो, गद्य विधाओं की कोई रचना हो, तो निश्चित रूप से साहित्य, क्योंकि मनुष्य को संवेदनशील बनाता है, और साहित्यिक रचना का अनुवाद यदि हो और सार्थक और आदर्श अनुवाद यदि हो, तो अनुवादक भी उसी संवेदनशीलता की रक्षा का कार्य करता है। और स्वाभाविक है, यदि अच्छा अनुवाद हुआ है, लोकप्रिय अनुवाद हुआ है, उस अनुवाद की पठनीयता ने मूल रचना और रचनाकार को भी रेखांकित कर दिया है, उसकी तरफ आकृष्ट कर दिया है, तो निश्चित यश की प्राप्ति और अर्थ की प्राप्ति भी होती है। कीर्ति अनुवादक की अनुदित रचना के माध्यम से बढ़ती है। और आज के युग में तो अनुवाद से रोजगार के अवसर भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, तत्काल भाषांतरण कर्ता और अनेक क्षेत्र हैं जहां पर अनुवाद और अनुवादक की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये विश्व अब विकास की पटरियों पर दौड़ना चाहता है। भारत भी इसी रेस में शामिल है। हम विकासशील से विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं। 2047 तक जब हम आज़ादी के 100 वर्ष देख चुके होंगे, हम अपने देश को अर्थ की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, शिक्षा और ज्ञान की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से हम चाहते हैं कि हम संसार में आगे हों और अग्रिम पंक्ति के देशों के साथ हम भी खड़े हों। इसलिए रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, कामकाज के लिए, आजीविका के लिए भी अनुवाद एक साधन बन गया है। इस दृष्टि से हम देखें, आज का युग भाषा की वंदना करके, मात्र सरस्वती वंदना कर दी, धूप दीप और पुष्प आदि अर्पित कर दिए और हम समझें कि स्वभाषा के प्रति, राष्ट्रभाषा के प्रति, राजभाषा के प्रति हमारा दायित्व पूरा हो गया, ऐसा युग अब नहीं है। अब इस छद्म प्रदर्शन से निजात पाने की आवश्यकता है। भाषा को जब तक हम प्रयोग और अनुप्रयोग से नहीं जोड़ेंगे, और प्रयोग और अनुप्रयोग से जोड़ने के दो रास्ते हैं, मौलिक रूप से और अनुवाद के माध्यम से। इसलिए केवल मंगलाचरण गाकर या धूप दीप जलाकर हम भाषा के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते। भाषा व्यावहारिक ज्ञान से, अनुप्रयोग से जीवित रहती है, गतिशील रहती है और उसका आधुनिकीकरण भी होता है, वह विकसित होती है, वह एक प्रौद्योगिकी से जुड़ती है, तकनीक से जुड़ती है, ज्ञान विज्ञान से जुड़ती है और समाज और संस्कृति के, राज्य और राष्ट्र के जितने महत्वपूर्ण पहलू हैं, आयाम हैं, उन सब के लिए वह कारगर भी सिद्ध होती है। इसलिए भाषा रोजी रोटी से, यानी आजीविका से, नौकरी से, व्यवसाय से, इन सब से जब जुड़ती है तो निश्चित रूप से वह कामकाज की, रोजगार की एक सशक्त अभिव्यक्ति, एक सशक्त माध्यम वह भी बनती है। व्यावसायिकता या प्रोफेशनलिज्म जिसको कहते हैं, इस युग में अनुवादक अब अग्रिम पंक्ति का अधिकारी बन गया है। उसने अपनी साधना से, अपने श्रम से, अपने सुपरिणामों से ये सिद्ध किया है कि अनुवाद किसी भी विकासशील और विकसित राष्ट्र की सफलता का एक सशक्त साधन है, एक टूल है, एक माध्यम है। अनुवाद अब दोयम दर्जे का कार्य नहीं है। वो युग चले गए, वो समय चला गया जब अनुवादक को प्रवंचक या अनुवाद को पाप या अनुवाद को दोयम दर्जे का कार्य ऐसा समझा जाता था। पानी बहुत बह चुका और अनुवाद और अनुवादक बहुत दूर तक निकल आए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने मौलिक साहित्य की तुलना में अनुवाद की महत्ता और प्रासंगिकता को रेखांकित किया है। यानी जो रेलेवेंस है, जो आज के समय में अनुवाद की उपादेयता है, वो असंदिग्ध हो गई है। कुशलता, निपुणता, दक्षता, क्षमता, इस बात की ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं कि यह युग जो है वो इन सब गुणों से संपन्न सशक्त अनुवादक का युग है। यदि वह कुशल अनुवादक है, यदि वह निपुण अनुवादक है, यदि वह दक्ष
और आत्मनिर्भर अनुवादक है, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करके अपनी क्षमताओं से उनका निदान खोजने वाला अनुवादक है, तो निश्चित रूप से वह अनुवाद की इस पारंपरिक सोच और दृष्टि को बदल सकता है, और आज बदल भी रहा है। वह चाहे स्वतः अनुवाद करे या कंप्यूटर अनुवाद के ऐप्स, मशीन आदि साधनों से अनुवाद करे, लेकिन वह उसे एक सार्थक, एक आदर्श, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में तैयार कर रहा है। अब चलताऊ कार्य की या उदासीन मानसिकता की आवश्यकता नहीं बची। अब हर कार्य में, जैसे भाषा में भी परफेक्शन चाहिए होता है, ऐसी अनुवाद में भी परफेक्शन की आवश्यकता होती है, प्रासंगिकता होती है। विषय में डूबकर उसे आत्मसात करने की ज़रूरत अनुवादक अब समझने लगा है, उसे महसूस भी करने लगा है। अब किसी भी विषय के अनेक खंड हो गए, अनुभाग कर दिए गए हैं, उनमें से किसी एक की विशेषता, जिसको हम मास्टरी कह सकते हैं, विशेषाधिकार कह सकते हैं, वो भी अपेक्षित होने लगी है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में आँखों का डॉक्टर अलग होगा, बच्चों का डॉक्टर अलग होगा, महिलाओं की समस्याओं का डॉक्टर अलग होगा, इसी तरह किडनी का, इसी तरह हृदय का, इसी तरह स्किन का, ये तमाम तरह के जो आयाम हैं, संदर्भ हैं, वो इस तरफ ध्यान आकृष्ट करते हैं। ऐसी भाषा की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, समाचार पत्रों में, रेडियो टेलीविज़न में, मास मीडिया में हम देखें तो जो खेल का अधिकारी है वो खेल के समाचारों पर केंद्र करता है अपनी बात को, अपने विचार को। कोई बाजार भाव का विशेषज्ञ है, कोई अपराध समाचारों का विशेषज्ञ है, कोई शैक्षिक सांस्कृतिक समाचारों का विशेषज्ञ है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये विशेषज्ञता आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। उसी तरह ये जो मास्टरी है, ये जो विशेषज्ञता है, इसकी आवश्यकता अब अनुवाद में भी दिखाई देने लगी है। यदि विधि के क्षेत्र की सामग्री का अनुवाद होना है तो विधिवेत्ता, जो विधि का ज्ञाता है, जो भाषाओं का ज्ञाता है, जो विषय के मर्म को जानता है, वही उसका अनुवाद कर सकता है। जिसे कृषि विज्ञान की समझ नहीं है, वो कृषि विज्ञान की सामग्री का अनुवाद नहीं कर सकता। जिसे गणित का बोध नहीं है, जिसे एल्जेब्रा की समझ नहीं है, जिसे भौतिक विज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो वह उसका बहुत अच्छा, प्रभावी, उत्कृष्ट अनुवाद नहीं कर सकता। इसका अर्थ हुआ कि अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य भाषा का आधिकारिक ज्ञान हो, यह तो अत्यंत आवश्यक है, किंतु साथ साथ उसे उस विषय का, उस विषय की सामग्री का बोध भी विधिवत होना चाहिए। ये अपेक्षा उससे की जाती है जिस सामग्री का अनुवाद उसे करना है। वो अध्ययन करे, अभ्यास करे, गहन गंभीर जानकारी अर्जित करे और फिर वो अनुवाद करने आगे बढ़े, तो उसके साथ वो न्याय कर सकता है। कुल मिलाकर यदि अनुवाद और अनुवादक के वर्तमान अंतः संबंध पर विचार करें, क्योंकि आज अनुवाद को देखकर अनुवादक पर दृष्टि जाती है। अच्छा अनुवाद है, उत्कृष्ट अनुवाद है, तो भी अनायास हमारे मुखारबिंद से यह निकलता है कि बहुत सुंदर, बहुत प्रभावी, बड़ा मर्मस्पर्शी अनुवाद है। जिस किसी अनुवादक ने किया है वो अधिकारी है, वो प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। और यदि इसके ठीक विपरीत है कि अनुवाद बहुत खराब हुआ है, तो उस खराब अनुवाद को देखकर भी अनायास मुख से निकलता है कि ये किसी अपात्र ने, अनाधिकारी ने अनुवाद किया है, उसे अनुवाद की समझ नहीं है। क्योंकि अनुवाद तो
एक कला भी है, एक विज्ञान भी है, एक शिल्प भी है, एक शास्त्र भी है। तो अनुवादक को ये सब बिंदु सदा सर्वदा उद्घाटित रहने चाहिए उसके लिए, और उसी तरह से श्रम साधना करते हुए उसे अनुवाद कार्य करना भी चाहिए। इसलिए आज ग्लोबलाइजेशन के इस युग में, बाजारवादी संस्कृति के इस युग में, जहां उपभोक्ता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, वह उत्पाद को किस तरह से खरीदे, उत्पाद जीवी बने, इसका प्रयत्न उत्पादक जो व्यवस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, वो करती हैं। इसलिए इस बाजारवादी और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के युग में अनुवादक की भूमिका उसके गुणों और योग्यताओं की अपेक्षा प्राचीन और मध्ययुगीन अपेक्षाओं से कहीं अधिक गंभीर हो गई है, उपयोगी हो गई है, सार्थक भी हो गई है। वह समय अब नहीं रहा कि अर्थ का अनर्थ भी कोई कर दे और हम उसे चुपचाप उदासीनता के साथ स्वीकार कर लें। अब तो युग है कि पैसा वो जो आप चाहें, यानी अनुवादक चाहे, और कार्य वो जो हम चाहें, यानी उपभोक्ता चाहे। अगर उसे अपने उत्पाद को बाजार में ले जाना है, बिक्री करनी है, धनार्जन करना है, तो वह उसकी क्वालिटी पर, वह उसकी गुणवत्ता पर बड़ी गंभीरता से चिंतन करता है। प्रतियोगी युग है। अगर एक अनुवादक अच्छा अनुवाद नहीं करेगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा उसके सामने उपलब्ध है। इसलिए अनुवादक को यह चाहिए कि वह उस विधा में, उस विषय में पूरी तरह डूबकर, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जैसे जैसे हम उस सामग्री में, उस वस्तु में, उस रचना और रचनाकार में डूबते जाते हैं, वैसे वैसे हम उसमें से कुछ हीरे, कुछ जवाहरात, कुछ रत्न निकालते जाते हैं। इसलिए आज अनुवादक का दायित्व उस पारंपरिक अनुवादक की तुलना में कहीं अधिक गंभीर हो गया है। आज अनुवाद केवल संप्रेषण की वस्तु मात्र नहीं है, वह केवल स्वांतः सुखाय मात्र नहीं है, केवल भाषा न जानने वालों तक कुछ संप्रेषित कर देना यह भी नहीं रहा। यानी अनुवाद में संप्रेषणीयता महत्वपूर्ण है, यह असंदिग्ध है, किंतु केवल संप्रेषण नहीं, विषय की जानकारी, विषय का बोध, विषय को आत्मसात करने की शक्ति का संचार, और सबके सुख को केंद्र में रखकर अनुवादक अनुवाद कार्य करता है। केवल लक्ष्य भाषा को न जानने वालों के लिए अनुवाद नहीं होता। अनुवाद अगर अच्छा है, सार्थक है, सटीक है, तो वो एक कालजयी उपलब्धि बनता है। आज अनुवाद आधुनिक और वैज्ञानिक रूप में अपनी एक नई छवि बना चुका है, अपनी प्रासंगिकता को उकेर चुका है, उभार चुका है। आज उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपादेयता, उसकी सार्थकता असंदिग्ध हो गई है। इसीलिए हर दिशा में अनुवाद और अनुवादक की मांग लगातार बढ़ रही है। अच्छे, सक्षम, समर्थ और सार्थक अनुवाद करने वाले अनुवादक की जरूरत अब निरंतर बढ़ रही है। विश्व के तमाम देशों के मध्य एक बहुदिशागामी और बिना किसी अवरोध या रोक टोक के आवागमन प्रशस्त करने वाला एक पुल, एक ब्रिज, एक फ्लाईओवर, ये अनुवाद के माध्यम से बनता है। इसीलिए उसे वाक सेतु भी कहते हैं। इसीलिए उसे दो भाषाओं के बीच एक सेतु की भूमिका निभाने वाली विधा इस रूप में भी देखते हैं। ऐसा सेतु जो बहुदिशागामी और बहुआयामी है, जिसे कोई अवरोध रोक नहीं पाता, उसके आवागमन
के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर पाता, ऐसे फ्लाईओवर की तरह अनुवाद को देखा जाता है। इसलिए मित्रों, वास्तव में जब एक सेतु की तरह अनुवाद को हम देखते हैं तो फिर अनुवादक की भूमिका भी उसी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस विषय को यहीं विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।